के चौथे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर मंच और पंडाल में विराजमान हमारे आदिवासी संस्थान के प्रदेश संयोजक सम्मानीय मोगजी भाई भगोरा साहब, संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश जी कटारा साहब, हमारे आदिवासियों के मार्गदर्शक और वरिष्ठ और आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सम्मानीय रूपलाल जी डामोर साहब, हमारे आदिवासियों के झुंझारू और कर्मठ युवा साथी कांति भाई आदिवासी और हमारे समाज के टोपाल महासभा के अध्यक्ष विजयपाल जी रोध साहब, हमारे साथी मगन जी और जीवराज जी और हमारे आदिवासी महासमिति के जिला अध्यक्ष राजमल जी रोध साहब और बहनों भाइयों और बांसवाड़ा से पधारे हुए जोरावर साहब जी और सभी संस्थान से जुड़े हुए भाइयों और बहनों, जैसा कि इस संस्थान के बारे में मोगजी भाई भगोरा ने विस्तार से आपको सारी जानकारी दी और उस जानकारी से मैं भी पूर्ण रूप से वाकिफ हूँ। अभी मंच पर हमारे साथी कांति भाई आदिवासी ने हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे संघर्ष के बारे में, हमारे आगे बढ़ने के बारे में सारा जिक्र किया और आप उस जो मार्गदर्शन है उसके हिसाब से आप भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, हमारा देश आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए और उन्होंने ये महोत्सव भी हमारे देश के अंदर मनाया। तो साथियों, हमारे देश की आज़ादी का क्या महत्व है और आज़ादी किसके बलबूते पर हमको मिली है, ये महोत्सव के बारे में इस पृष्ठभूमि को हम हर एक भारत के जागरूक नागरिक को और बुद्धिजीवी को यह जानना जरूरी है। देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के पहले हमारी क्या स्थिति थी, हमारे क्या हाल थे। हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के थोपे हुए राजा महाराजा और इजारों द्वारा हमारे देश के अंदर राज किया जाता था। जब देश के अंदर लाखों लाख किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने, देशभक्तों ने ये आवाज़ बुलंद की कि हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद होना चाहिए। तो ये शुरुआत आज़ादी के कई सालों पहले हमारे मुल्क में ये जंग शुरू हो गया था और ये जंग शुरू करने में हमारे आदिवासी लोग ने काफ़ी कुर्बानियाँ की, काफ़ी संघर्ष किया, तब जाकर के उस पूरे देश के अंदर जागृति फैली और हमारे देश ने इस नज़्म को पकड़ लिया और आज़ाद भारत करने के लिए निरंतर बीड़ा उठाते रहे। इसी का नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। साथियों, इस आज़ादी के दौरान में अगर किसी ने कुर्बानियाँ की हैं, अगर किसी ने त्याग और तपस्या की है,
तो सिर्फ किसान, मजदूर और देशभक्त जो लोग थे उन्होंने की है। बाकी कई लोग ऐसे भी थे कि आज़ादी को नहीं चाहते थे, पूर्ण आज़ादी को न चाहते थे। वो चाहते थे कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन इतना संघर्ष लंबा करने की जरूरत नहीं है, एक समय आएगा अपने आप आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेज मजबूर होकर के ये राज लेकर के चले जाएंगे। लेकिन ये उनका सोचना गलत था। इसलिए देश के नौजवान क्रांतिकारी और ऐसे जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि ये उदारवादी दृष्टिकोण हमारे देश में नहीं चल सकता। अगर उदारवादी दृष्टिकोण हमारे देश के नेता अपनाएंगे तो आज़ादी हमको बहुत पहले नहीं मिल सकती, काफी समय पीछे हमको लौटना पड़ेगा। तो इस तरह आज़ादी के पहले हमारे देश के अंदर कई देशभक्त लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, वामपंथी विचारधारा के लोग थे, कांग्रेस के भी कई लोग ऐसे देशभक्त थे, उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन कांग्रेस के अंदर दो तरह के लोग थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। तो उदारवादी लोग थे, ये चाहते थे कि ये संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, धरने और प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में आज़ादी अपने आप आएगी। लेकिन दूसरी तरह के जो लोग थे, हमारे जैसे लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ऐसे लोग में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बट्टू केशवदास अस्पाक, न जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी लोग थे। कांग्रेस में भी तिलक जैसे लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस समय वो उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे उनकी कतार में थे। उन्होंने सब ने ये देश में आवाज उठाई कि पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए। इसीलिए अहमदाबाद के अंदर सबसे पहले क्रांतिकारी एक साम्यवादी नेता ने प्रस्ताव रखा कि हमारा पूर्ण राज्य होना चाहिए। ये प्रस्ताव रखा, इसी वजह से कई लोगों को, कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों ने और मजबूर होकर के लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था वो पास हुआ। इसके बाद में देश के अंदर आज़ादी अलग जोरों से चलने लगी। तो भाइयों, उस आज़ादी के दौरान में मेरठ कांड हुआ, इसके बाद में कई ये ऐसे कांड हुए। तो उस कांडों के अंदर कई हमारे देशभक्त लोगों को जेल भुगतनी पड़ी। एक राय को 20 साल की सजा पड़ी, उसमें डांगे को भी 10 साल की 12 साल की सजा मिली। ऐसे कई देशभक्त लोग थे, उनको सजा मिली और अंडमान और निकोबार जेलों की सजा भी उनको भुगतनी पड़ी। और इस वजह से सारे देश के अंदर ये आंदोलन ने जोर पकड़ा। उसमें मीडिया, किसान, मजदूरों की और आदिवासियों की अग्रणी भूमिका थी। तो साथियों, मैं उस इतिहास में जाना नहीं चाहता हूँ, परंतु इतना ही संकेत देना चाहता हूँ कि इस आज़ादी के अंदर कई लोग ऐसे थे जो कि हमारे यहाँ की जो कार्रवाई थी, हमारे यहाँ के जो नौजवान थे, हमारे यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनको पकड़वाने का काम करते थे। देश में ऐसे भी लोग थे। तो साथियों, ये देश की आज़ादी हमें मिली है वो बहुमूल्य आज़ादी है। इसलिए हम इस आज़ाद भारत के अंदर हमें ऐसी संस्थाएं बना करके हमको स्वयं आगे बढ़ने का हमको ये मौका मिला है। वैसे हमारे लिए कई कानून बने हैं, एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट हमारे लिए बना है, पैसा एक्ट हमारे लिए बना है, सूचना का अधिकार हमारे लिए बना है, वन अधिकार कानून भी हमारे लिए बने हैं। क्या ये सब बने तो हैं, लेकिन धरातल पर क्या ये 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है वो क्या संवैधानिक जो प्रावधान है आज क्या लागू हो रहे हैं? कानून होने के बावजूद भी लागू नहीं हो रहे। इसलिए उनको मूर्त रूप देने के लिए, धरा पर लागू करने के लिए ये जिम्मेदारी हम जनवादी जो संगठन है, सामाजिक जो संगठन है, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तो देशभक्त की भावना रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कंधों पर ये भार है। इसलिए आप इस संस्थाओं के माध्यम से आप जागृति का काम करें, विकास का काम करें। इसी उद्देश्य से हमारे समाज के अंदर कई ऐसी संस्थाएं चल रही। बड़ी खुशी की बात है कि पूर्व हमारे जिले और संभाग की जो आदिवासी जन संगठन है, सामाजिक संगठन है, उन्होंने भी सब मिल करके आगे कॉमन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का जो हमने जो निर्णय लिया है
उस आधार पर हम आगे हम आप और सब मिल करके हम काम करेंगे। साथियों, कोई भी संगठन हो, कोई भी समुदाय हो, लेकिन जब तक हमारा संगठन, हमारी जो मूल भावना है, हमारे रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, अगर उनको तुम नहीं मानोगे, हमारी संस्कृति को अगर छोड़ दोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह जो संगठन है, उन संगठन का भी एक विधान है और नीति निर्देशक इसमें प्रावधान है, और संगठन की जो जिम्मेदारी है वो अगर आप उसकी पालना नहीं करेंगे तो ये कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। पहले संगठन के जो भी नियम उद्देश्य हैं उसका आपको बराबर ध्यान रखते हुए अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। इस समय में कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन एक मैं मालगढ़ में गया था, 17 तारीख को गया था, तो मैं सभी मैंने एक गीत, हमारे राजमल जी और विजयपाल जी थे वहाँ पर, मैंने एक 5-10 कड़ियों का क्या बहुत लंबा बनाया, लेकिन इसकी 4-5 कड़ियाँ मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ। ए रहने के वो भूले मालगढ़ है, रहने के वो भूले मालगढ़ है जाऊए। देखो मैं भूल रहा हूँ सब, हमारे कड़ी भूली क्यों। रहने के वो भूले मालगढ़ जाई रे जाई, अरे ही नो कजियो मालगढ़ जाई रे जाई, मारे कोण भाई बोलावे मालगढ़ जाई रे जाई, मारे हतरारे जुलाई है मालगढ़ जाई रे जाई, मारे बवर भाई पर मारे मालगढ़ जाई रे जाई, रे दो कजियो मालगढ़ जाई रे जाई, मारे झंडा नो है कजियो मालगढ़ जाई रे जाई, मारे कोण नो रे झंडो फड़कावो मालगढ़ जाई रे जाई, मारे गाड़ जानो बबड़ाटो मालगढ़ जाई रे जाई, मारे ताणा को माते सामा है मालगढ़ जाई रे जाई, मारे मालगढ़ गिरी लीधो मालगढ़ जाई रे जाई, मारे पूरो आगड़ उमड़े मालगढ़ जाई रे जाई, मारे पूरो रे माळवो उमड़े मालगढ़ जाई रे जाई, मारे अर्धो गुजरात उमड़े मालगढ़ जाई रे जाई, मारे जोड़ जुमले कोण भाई है मालगढ़ जाई रे जाई, मारे कांति भाई आदिवासी मालगढ़ जाई रे जाई, मारे जोरावर जी पारगी मालगढ़ जाई रे जाई, मारे सक्सी बैडा मोरे मालगढ़ जाई रे जाई, मारे कोळनो झंडो फड़कावो मालगढ़ जाई रे जाई, मारे मालगढ़ माते वेरा मालगढ़ जाई रे जाई, मारे वेराते मुवाली मालगढ़ जाई रे जाई, मारे हतरा रे जुलाई है मालगढ़ जाई रे जाई। जैसे लंबा छोड़ा है, लेकिन मैंने इतनी पंक्ति कह करके अपने आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और आपने सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार पुनः मैं इस संस्थान को की 4वीं स्थापना दिवस पर मैं आप सबको आप धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा ये संगठन निरंतर आगे सभी हमारे सामाजिक संगठन उनके साथ जुड़ करके आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों इन्हीं भावना के साथ में अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय भारत, जय आदिवासी।